हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी थ्योरी की, यानी कि कॉमर्स में हम यहाँ पे कॉमर्स की जो थ्योरी है वो हिंदी में डिस्कस करेंगे। देखिए, हिंदी की थ्योरीज वैसे मैं करा चुकी हूँ, लेकिन एक दो चैप्टर्स रह गए हैं, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इंग्लिश की आप टेंशन मत लीजिएगा, हम इंग्लिश की भी कवर करेंगे। तो अब ऑल्टरनेट डेज पे किया करेंगे हिंदी और इंग्लिश में, जिससे कि दोनों तरह के स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। तो अगर आप दोनों में कंफर्टेबल हैं तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, नहीं तो हम इसको इंग्लिश में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कैपिटलाइजेशन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पूंजीकरण। नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर हमारी कैपिटल लग रही है वो पूरी प्रोसेसिंग हमारी कैपिटलाइजेशन है। देखो, पूंजीकरण का आशय यहाँ पे व्यवसाय में विनियोजित पूंजी से है, यानी कि आपने अपने बिजनेस में जो भी पूंजी लगाई है, जो भी कैपिटल लगाई है, वो आपका कैपिटलाइजेशन है, यानी कि टोटल ओवरऑल कैपिटल जो भी लगी है वो कैपिटलाइजेशन कहलाएगी। अब यहाँ पर हंट है जिन्होंने एक डेफिनेशन दी है। पूंजीकरण शब्द जो है वो दीर्घकालीन आधार पर उगाहे गए कोषों के योग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जो चाहे ऋण, पूर्वाधिकारी समता अथवा सामान्य समता हो। तो इसका मतलब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन का मतलब वो है जो लॉन्ग टाइम के लिए आपने कहीं से कहीं, या फिर जो जो भी यहाँ पर हमें दे रखे हैं मेथड्स, उनके थ्रू आपने अपनी जो भी कैपिटल है उसको जनरेट किया है। फिर चाहे वो आपने लोन के थ्रू लिया हो, पूर्वाधिकार अंश से लिया हो, समता अंश से लिया हो, या फिर सामान्य समता से, यानी कि जनरल इक्विटी शेयर से लिया हो। सामान्य समता में उस हित से संबंध रखने वाले सभी हित सम्मिलित हैं, ना कि केवल सामान्य स्कंद का उल्लिखित मूल्य। यानी कि जो जनरल इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उसमें ये सिर्फ ओनर कहलाएंगे हमारे। आपको पता है, जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो हमारे रियल ओनर्स कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें जो हमारे जर्नल स्टॉक जो होता है उसका मूल्य इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, यानी कि स्टॉक को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ उन अमाउंट को इंक्लूड किया गया है जो अमाउंट हमने या तो प्रेफरेंस शेयर से जनरेट किया है, या लोन के थ्रू लिया है, या फिर हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स से लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो पूंजीकरण है उसके दो सिद्धांत बताए गए हैं। एक है समता सिद्धांत, यानी कि इक्विटी मेथड, फिर दूसरा है उपार्जन सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पूंजीकरण की राशि, यानी कि आपको अगर कैपिटलाइजेशन निकालने को आती है तो आप उसको कैसे निकालेंगे। अनुमानित वार्षिक मूल्य, यानी कि अनुमानित जो आपने टोटल निकाला है, कितने अनुमान लगा के चल रहे हैं साल, वो उसको आप जो भी कैपिटलाइजेशन रेट है उससे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पूंजी की राशि यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। रेशियो ऑफ कैपिटलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, यानी कि मार्केट में एक शेयर का प्राइस कितना है और डिविडेंड पर शेयर कितना है, उस पर आप डिविडेंड कितना दोगे, तो इससे आपकी कैपिटलाइजेशन का रेशियो निकल कर आ जाएगा। ये फॉर्मूले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं एक्स्ट्रा तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आते। जो फॉर्मूलेज आते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, आप उनको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर कैपिटलाइजेशन रेशियो और प्राइस अर्निंग रेशियो की बात की गई है। प्राइस अर्निंग रेशियो हाँ इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा, इसको रहने दीजिएगा। प्राइस अर्निंग रेशियो पढ़ लेना। प्राइस अर्निंग रेशियो हम निकालते हैं मार्केट पर शेयर अपॉन ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर, यानी कि मार्केट में जो एक शेयर का प्राइस है उस पर कितनी अर्निंग हो रही है पर्टिकुलर शेयर पर, वो ये हमारा कहलाता है अर्निंग रेशियो, ठीक है। इसके बाद आते हैं कैपिटलाइजेशन रेट या फिर अर्निंग रेशियो पर। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालेंगे, 100 में जब आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड करोगे तो आपका कैपिटलाइजेशन रेट यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अब कैसे निकालते हैं, तो उस वो हमें निकालेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे होगा, ईपीएस अपॉन एमपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकल कर आ जाएगा, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम अर्निंग रेशियो अपना इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि कैपिटलाइजेशन क्या होता है। कैपिटलाइजेशन जो हम लॉन्ग टर्म के लिए अमाउंट जनरेट कर रहे हैं, फिर चाहे वो लोन हो या फिर जो भी लॉन्ग टर्म हमारे सोर्सेज हैं वहाँ से हम जनरेट कर रहे हैं और उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, वो हमारा कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है अति पूंजीकरण, यानी कि ओवर कैपिटलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आपने देखा होगा किसी कंपनी की पूंजी जो भी उसका क्रियाशील स्तर होता है या फिर जो भी उसमें वर्किंग होती है उससे ज़्यादा हम उसमें लगा देते हैं, यानी कि एक ऐसा बिजनेस जहाँ पर
उतने अमाउंट की ज़रूरत नहीं है जितना हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, तो यानी कि हमने उसमें ओवर कैपिटलाइजेशन कर दिया है। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा आपने बिजनेस बनाया है, एक ऐसा आप बिजनेस कर रहे हो जिसमें मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत है, मशीन की नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसमें मशीनरी ज़्यादा लगा दी है जबकि काम मैन पावर से हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया, आपने उसमें ज़्यादा कैपिटल लगा दी, मशीन आपने ज़्यादा परचेस कर ली है, तो ये हमारा कहलाता है ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, आई होप अब यहाँ पर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन भी दी हुई है हेरोल्ड गिलबर्ट के अकॉर्डिंग। जब कोई कंपनी अपनी देय प्रतिभूतियों पर यानी कि उसी उद्योग में वैसी ही कंपनियों के अर्जन तथा निहित जोखिम की मात्रा को ध्यान में रखते हुए बाजार में वर्तमान प्रत्याय दर से अर्जित करने में लगातार असमर्थ रहती है तो उसे अति पूंजीकृत कहा गया है। सेम वही बात कह रहे हैं घुमा के। आपने देखा जितना आपने उसमें इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से आप बाजार से उतना कवर नहीं कर पा रहे हो, यानी कि अर्न नहीं कर पा रहे हो, तो आपने अपने बिजनेस में कुछ ज्यादा ही इन्वेस्ट कर दिया है जो कि आपकी उतनी अर्निंग नहीं दे रहा, तो ये आपका कहलाता है ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, फिर आता है आपका अल्प पूंजीकरण, जिसको हम अंडर कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं। अल्प पूंजीकरण वह स्थिति है जिससे उपक्रम के अंशों का वास्तविक मूल्य उसके पुस्तक मूल्य से अधिक हो जाता है। इसमें क्या होता है, वास्तविक मूल्य जो है उसके पुस्तक मूल्य से अधिक हो जाता है, यानी कि रियल में उसका प्राइस अधिक है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या कर दिया, जो पुस्तक में उसको कम दिखा दिया। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य उसके पुस्तक मूल्य से क्या है, अधिक हो जाता है, तो आपने क्या किया, एक तरह से अंडर कैपिटलाइजेशन कर दिया। हॉन्गलैंड के अकॉर्डिंग अल्प पूंजीकरण का अर्थ व्यापार में लगी हुई संपत्ति तथा उसके कुल अंश पूंजी की तुलना में संपत्ति का आधिक्य है, यानी कि आपने क्या किया, आपने इन्वेस्ट तो ज़्यादा किया है लेकिन आपने उतना पेपर में दिखाया नहीं है अमाउंट। ठीक है, यानी कि जो रिकॉर्ड करे तो उसमें आपने इतना शो नहीं किया, लेकिन आपने उसमें इन्वेस्ट ज़्यादा किया है, तो ये क्या हो गया, अल्प पूंजीकरण हो गया, यानी कि अंडर कैपिटलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, उचित और अनुकूलता। अब यहाँ पर आपने पढ़ ली एक में आपने ज़्यादा लगाया, एक में कम लगाया, लेकिन अब एक कंपनी के अंदर उचित या अनुकूल क्या होगा अमाउंट, वो हम कैसे जानेंगे। तो देखिए, अनुकूलतम पूंजी पूंजी की वह मात्रा होती है जिसमें फर्म संतुलन की अवस्था में हो, यानी कि आपने ना तो ज़्यादा इन्वेस्ट किया है ना ही आपने कम इन्वेस्ट किया है, जितना आपकी बिजनेस को ज़रूरत है आपने सिर्फ उतना इन्वेस्ट किया है, वो आपका कहलाता है अनुकूलतम पूंजीकरण। अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपकी कंपनी के लिए अनुकूलतम पूंजीकरण कितना है, तो ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के नेचर पे, आपका बिजनेस किस नेचर का है। अगर वो टेक्निकल बेस्ड है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मशीन परचेस करनी पड़ेगी, लेकिन वो मैन मेड है तो आपको कम मशीन परचेस करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर दूसरा हम ये भी चेक करेंगे कि आपकी जो कंपनी है, अगर वो जल्दी जल्दी माल प्रोड्यूस करती है, यानी कि डेली उसका प्रोडक्शन होता है और उसकी जो प्रोडक्शन पावर है वो भी फास्ट है, तो आपको एक्स्ट्रा स्टॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डेली प्रोडक्शन होता है और उतना आपका सेल आउट हो जाता है, तो आप स्टॉक बनाने पहले से रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी कंपनी बहुत माल बनने में टाइम लगता है तो आपको वहाँ पे स्टॉक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो कितने टाइम में परचेज होता है, आपका जो प्रोडक्शन है वो कितने दिन में कंप्लीट होता है, फिर सेलिंग कितनी है, यानी कि डिमांड आपके पास कितनी आ रही है, सप्लाई कितनी है। ये सारी चीज़ें देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि एक कंपनी के अंदर टोटल कितनी पूंजी होनी चाहिए, यानी कि कितना हम उसमें कैपिटलाइज करें। ठीक है, अधिक मात्रा में पूंजीकरण होने से अति पूंजीकरण और कम मात्रा में होने से अल्प पूंजीकरण की स्थिति आ जाती है, ये अभी हमने पढ़ा था। श्री के एम उपाध्याय के अनुसार यदि फर्म की आय संचालन व्ययों तथा ऋण पर ब्याज घटाने के बाद समता अंश पूंजी पर उचित प्रत्याय देने के लिए पर्याप्त है तो फर्म का पूंजीकरण उचित है। इसका मतलब क्या हो गया, जो फर्म की आय है यानी कि जो भी उसके खर्चे हो रहे हैं, संचालन व्यय और ऋण ब्याज घटाने के बाद जो भी उसकी इनकम आई है, उससे वो इजीली जो भी उनके अंश हैं, जो भी उनको शेयर होल्डर्स हैं उनको देना है डिविडेंड, उसको देने के बाद उसके पास उचित अमाउंट बच रहा है या नहीं, ये कहलाता है। ऐसा ना हो कि फर्म ने अपने खर्चे तो सारे कर लिए लेकिन अब उसके पास उतना अमाउंट प्रॉपर नहीं बचा जिससे कि वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे पाए, तो ये भी कंपनी के लिए नेगेटिव
इमेज शो करेगा कि हाँ, कंपनी के पास अब इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे पाए। तो अगर उसके पास इनफ अमाउंट है कि वो डिविडेंड ईजिली पे आउट कर रहा है, तो इट मीन्स कंपनी का जो पूंजीकरण है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, उसने सही तरह से उचित पूंजीकरण वहाँ पे किया है। अब यहाँ पर आप फॉर्मूलेस देख सकते हैं, बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ टोटल असेट इक्वल टू रियल वैल्यू ऑफ टोटल असेट। यहाँ पर ये बताया गया है जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है या बुक वैल्यू जो है वो बराबर होनी चाहिए रियल वैल्यू के, यानी कि जो रियल में उसकी अमाउंट है वही आपको बुक में शो करनी है। ठीक है, बुक वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू रियल वैल्यू पर शेयर, यानी कि जो रियल में अमाउंट है आपको वही दिखाना है, ना आपको ज़्यादा में दिखाना है ना आपको कम करके दिखाना है। अब आपको यहाँ पर निकालना है प्रिवेलिंग या फिर नॉर्मल अर्निंग पर शेयर। तो नॉर्मल अर्निंग पर शेयर कितना होगा, डिविडेंड रेट अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। इससे आप निकाल लेंगे अपना जो भी आपका प्रिवेलिंग होगी नॉर्मल अर्निंग रेट, वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आती है वास्तविक अर्जन दर, यानी कि रियल में आपकी रेट ऑफ अर्निंग कितनी है। तो एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग निकाल सकते हैं आप, एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड को डिवाइड करके उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो आपकी एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग निकल कर आ जाएगी कि हाँ, आपकी अर्निंग की जो रेट है वो किस तरह से काम कर रही है, कितनी आपकी अर्निंग हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इन फॉर्मूले से समझ सकते हैं। देखिए, इस कॉन्सेप्ट से आप समझिए, अगर आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अर्निंग है तो यानी कि ओवर कैपिटलाइजेशन है। अगर आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेस देन है एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग से तो यानी अंडर कैपिटलाइजेशन है। और अगर आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग है तो यहाँ पर आपकी ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन है। तो आपकी जो सिचुएशन अपनी कंपनी में रखनी है वो ये है कि जो नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग है वही आपकी एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग भी होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके थ्रू आप अपनी कंपनी का ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निकालना है, फॉर्मूला दे रखा है व्यवसाय का वास्तविक मूल्य आप कैसे निकालेंगे। तो बुक वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम डायरेक्ट हमारी जो टोटल असेट्स हैं उसमें हम अपनी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो उससे हमारी बुक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें रियल वैल्यू की, तो रियल वैल्यू में जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया है उसको हम डिवाइड करेंगे प्रिवेलिंग कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ सेम इंडस्ट्री, यानी कि जो सेम इंडस्ट्री है जो हमारे नेचर में ही काम कर रही है उसका कैपिटलाइजेशन रेट कितना है उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, क्योंकि आपको पता है रेशियोज में 100 को मल्टीप्लाई जरूर करते हैं। तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब ये भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस अगर यहाँ पर आपकी ग्रेटर देन रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस है तो यानी ओवर कैपिटलाइजेशन है। बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस लेस देन रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस है, अंडर कैपिटलाइजेशन है। और अगर बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस आपकी इक्वल है रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस से तो ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन है। इट मीन्स इन शॉर्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी आपकी बुक वैल्यू होगी वो आपकी रियल वैल्यू भी होगी, यानी कि जो एक्चुअल में वैल्यू है वही आप अपनी रिकॉर्ड्स में शो करोगे, ना ज़्यादा शो करोगे ना कम शो करोगे। और अपने पास स्टॉक भी उतना ही रखोगे जितनी आपको ज़रूरत है, ना ज़्यादा स्टॉक रखोगे ना कम स्टॉक रखोगे। कम स्टॉक रखोगे तो आपकी जो सप्लाई है वो पूरी नहीं हो पाएगी, ज़्यादा रखोगे तो वो आपका स्टॉक फालतू पड़ा रहेगा, वो किसी यूज़ का नहीं होगा। तो उससे आपका क्या होगा, एक तरह से जो आपने कैपिटलाइज किया है, जो इन्वेस्ट किया है अमाउंट, वो आपका एक जगह ब्लॉक हो जाएगा, आप उससे कोई बेनिफिट नहीं ले सकते हो। तो आपको ये कंडीशंस देखनी पड़ेंगी कि ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन आपका किस में हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये फॉर्मूले आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं, तो बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि जो जितना बुक वैल्यू दे रखी है बिजनेस की और आपके टोटल कितने शेयर्स हैं उससे आप पर वैल्यू निकाल सकते हैं शेयर की। वहीं अगर हम रियल वैल्यू की बात करें तो रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस और नंबर ऑफ शेयर्स, तो इससे आप रियल वैल्यू निकाल सकते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर अगर हमारा ग्रेटर देन रियल वैल्यू पर शेयर है तो अगेन वही वाली सिचुएशन आ जाएगी, ओवर कैपिटलाइजेशन। और अगर आपका बुक वैल्यू पर शेयर लेस देन रियल वैल्यू पर शेयर है तो ये कंडीशन की हो जाएगी अंडर कैपिटलाइजेशन की। ठीक है,
तो हमें इस तरह की सिचुएशंस नहीं रखनी है। जो हमारी बुक वैल्यू होगी वही हमारी रियल वैल्यू होनी चाहिए, जिससे हम ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन कर पाएँ। तो ये आपकी सिचुएशन बिल्कुल करेक्ट है। बुक वैल्यू पर शेयर आपका इक्वल होना चाहिए रियल वैल्यू पर शेयर से, जिससे कि हम ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में आ पाएँ। ठीक है? अब इसे पढ़िए। पूंजी का अधिमूल्यन या अति पूंजीयत पूंजी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक वाटरिंग ऑफ वाटर्ड कैपिटल। ये मैंने क्वेश्चन भी किया था कम्युनिटी पे कि क्या आप वाटर कैपिटल जानते हैं क्या होती है। देखिए, पूंजी का अधिमूल्यन, ठीक है, ये वह स्थिति है जिसमें कंपनी की संपत्तियों का वसूली मूल्य उसकी चुकता पूंजी से कम हो जाता है। यानी कि जितना हम अपनी असेट्स से रियलाइज कर सकते थे वैल्यू को, वो हमारा कम हो गया हमारी जितनी पे की थी उससे। यानी कि आप इन शॉर्ट ऐसे कह सकते हैं, टोटल हम आपकी संपत्ति का जितना अमाउंट आपने लगाया था उस संपत्ति को खरीदने में, उससे वो आपका अब रियलाइजेबल वैल्यू, उससे जो आपने रियलाइज करी वो आपकी कम हो गई। तो यही आपका पूंजी का अधिमूल्यन कहलाता है। ठीक है? यानी कि आपने परचेज ज़्यादा की करी थी, फिर बाद में आपने उसको सेल आउट किया या उससे जो भी बेनिफिट लिया, अर्निंग करी, वो आपकी कम हुई। ठीक है? संपत्ति का वसूली मूल्य उसकी चुकता पूंजी से कम हो जाता है। ठीक है? हॉलैंड ने इसकी एक डेफिनेशन दी है कि स्टॉक तब अधिपूंजित कहा जाता है जब उसका वास्तविक मूल्य उसके पुस्तक मूल्य से कम हो। यानी कि उसकी जो रियल वैल्यू है वो कम हो गई है उसके बुक वैल्यू से। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो स्टॉक है या फिर जो पूंजी है वो हमारे वाटर्ड कैपिटल है। ठीक है? आई होप यहाँ पे अब वाटर्ड कैपिटल आपको समझ में आ गई है। अब बात कर लेते हैं पूंजी स्ट्रक्चर की। पूंजी स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, पूंजी संरचना, और इसमें बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने जो टोटल कैपिटल है किसी बिजनेस के अंदर, उसमें आपने इक्विटी का कितना पोर्शन रखा है, ठीक है, उसमें आपने प्रेफरेंस शेयर का कितना पोर्शन रखा है, उसमें आपने डेट का कितना पोर्शन रखा है, उसमें आपने रिजर्व का कितना पोर्शन रखा है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट ये भी आप समझ सकते हैं कि आपने ऐसे कौन कौन से सोर्सेज लिए हैं जिनसे आपने अपनी कैपिटल को बनाया है। क्या आपकी कैपिटल में इक्विटी ज़्यादा है, प्रेफरेंस शेयर्स ज़्यादा है, आपका लोन ज़्यादा है, या फिर आपके जो रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा है। कौन सा पोर्शन आपने अपनी कैपिटल के अंदर ज़्यादा रखा है। ठीक है? अब कौन सा पोर्शन हमें ज़्यादा रखना है, कौन सा पोर्शन हमें कम रखना है, ये भी हमें अच्छे से समझना होगा। इसका भी एक स्ट्रेटजी होती है कि हमें कौन सा पोर्शन ज़्यादा रखना है, कौन सा पोर्शन कम रखना है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही कोई भी पोर्शन रख देंगे तो हमारी कंपनी लॉस में भी जा सकती है। ठीक है? तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमें डेट हाई रेट पर मिल रहा है तो हम डेट का पोर्शन कम रखते हैं। और अगर हमें लगता है कि डिविडेंड हमारे इस समय हमें हाई डिविडेंड देना होगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स नहीं तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और हम इतना अगर हाई डिविडेंड नहीं निकाल पाते हैं तो हम कहाँ स्विच ओवर कर जाएंगे, डेट पोर्शन पर। तो हमें देखना होगा डेट की रेट कितनी है, हमें देखना होगा इंटरेस्ट की रेट कितनी है। अगर इंटरेस्ट हमें कम अमाउंट पर मिल रहा है तो हम अपना डेट पोर्शन ज़्यादा रखेंगे। लेकिन अगर हमें शेयर होल्डर्स कम अमाउंट के मिल रहे हैं, यानी कि डिविडेंड हमारा कम रेट पर चल सकता है, तो हम अपना इक्विटी पोर्शन ज़्यादा रखेंगे, प्रेफरेंस शेयर का पोर्शन ज़्यादा रखेंगे। ठीक है? तो ये सारा स्ट्रक्चर ही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ कंपनी में, कौन सा सोर्स हमें कंपनी में ज़्यादा रखना है। ठीक है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर एक छोटा सा ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास जो होगी ऑल्टरनेट डेज पर, वो हम देख लेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर आगे क्या है, किस तरह बनाया जाता है, क्या होता है, किस तरह काम करता है। ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।